रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ और जो वो लोग यूज़ करते हैं क्या वो चीज़ मिलती जुलती है क्या। ठीक है, अब आज हम लोग बनाएंगे इमेज स्लाइडर, बहुत ही बेसिक लेवल पे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जो हमारा फोल्डर है वहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे IMG करके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे IMG और इसके अंदर हम लोग कम से कम 4-5 इमेजेस डाल देंगे। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे गए, यहाँ पेस्ट कर दिया, F2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखोगे आप यहाँ पे ये IMG फोल्डर में ये एक फॉर्मेट थोड़ा अलग है इमेज का, GFIF। तो मैं 4 इमेज लेता हूँ और सभी का फॉर्मेट क्या सेम है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक डिव बनाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे क्लास कंटेनर। ठीक है, सो कंटेनर हमने क्यों दिया, क्योंकि हमने चारों इमेज को ना इस डिव के अंदर रखना चाहते हैं और अगर हमको इस चारों इमेज पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो इसका पेरेंट कौन होगा, कंटेनर होगा। तो मेरे को प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कंटेनर की हम लोग हाइट विड्थ दे देते हैं, कंटेनर हाइट 300 px, विड्थ 100% और बैकग्राउंड हम लोग ले लेते हैं कर रहे। इसको मैं रन करता हूँ, सी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा एक डिव है। ठीक है, मतलब हमने क्या बनाया, कंटेनर बनाया जिस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करने वाले, हमारा जो स्लाइडर है वो चलाने वाले। ठीक है, तो IMG इमेज IMG/1.jpg। ठीक है, तो पहले मैं इतना लिखता हूँ। ये देखो इमेज का रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो मुझे क्या करना है, ये रिजोल्यूशन इस कंटेनर में आना चाहिए करके हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर जितनी भी इमेजेस रहेगी सबकी हाइट सेम कर देंगे और विड्थ सेम कर देंगे। अभी जो हमारे डिव है, डिव के जितना ही यहाँ पे हमारी इमेज होगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग 4 इमेज डाल देते हैं, 2 3 एंड 4। तो ये देखो हमारी 4 इमेज आ गई प्रॉपर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, स्लाइडर बनाना है। आपको ही पता होगा कि इमेज स्लाइडर में क्या होता है, पहले एक इमेज दिखती है, फिर दूसरी दिखती है, फिर तीसरी दिखती है, फिर चौथी दिखती है, सारी की सारी इमेजेस एक साथ नहीं दिखती। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करने वाले हैं, पहले हम एक इमेज को दिखाएंगे तो बाकी तीनों इमेज को हाइड करके रखेंगे, फिर हम दूसरी इमेज को दिखाएंगे तो उसके अलावा जो 3 इमेज है उसको हाइड करके रखेंगे। और इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन क्या करता है, चीज़ों को हाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आई विल राइट डिस्प्ले नन। देखो सारी की सारी इमेजेस गायब हो गई। अब मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बता देता हूँ कि हमने डिस्प्ले नन तो कर दिया, बट क्या इमेजेस मौजूद है, यस दिख रहा है। यहाँ पे आप कोड देख पा रहे हो बट ऊपर इमेज नहीं देख पा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इधर ना हम लोगों ने ये एक प्रॉपर्टी लगाई है डिस्प्ले नन। जब मैं इसको हटा देता हूँ तो आपको इमेज दिखाई देगी, दिख रहा है। तो जब अपने को इमेज दिखाना होता है तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ब्लॉक। तो जब आप डिस्प्ले ब्लॉक देते हो तो देखो सारी इमेजेस वापस आ गई। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब हमको हाइड करना होता है तो हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, डिस्प्ले नन। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले सारी इमेजेस को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। सारी इमेजेस हाइड हो गई। और इसमें मुझे क्या करना है, जो पहली वाली इमेज है
ठीक है। अब इसको डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो बाकी तीनों हाइड रहना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिलेक्टर, सपोज I1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सॉरी माई मिस्टेक, C। अब मेरे पास में दो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? या तो मैं ये चारों इमेजेस को क्लास लगा दूं, ठीक है, या फिर ये जो टैग है इमेज टैग, मैं इसके बेसिस पे लूँ। console.log I1 सेव करते हैं। कंसोल में गए, जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ गेट एलिमेंट्स बाय, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, गेट एलिमेंट्स में, ओके ठीक है। यहाँ पे गए, रिफ्रेश करते हैं, सी यहाँ पे आपकी इमेजेस देखो कैसे आ गई, 0 1 2 3। अब अगर मुझे सिर्फ पहली वाली को क्या करना है, ब्लॉक करना है, तो इमेज 0 पोजीशन स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक, ऐसे करेंगे। और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपको ना एक ही इमेज दिखाई देगी, बाकी की इमेजेस नहीं है, एक ही इमेज है। और यहाँ पे आप देखोगे, देखो स्टाइल में क्या लग गया, डिस्प्ले ब्लॉक। तो कौन सी इमेज शो हो गई, पहली वाली। बट अपने को ये रेगुलर बेसिस पे करना है, एक के बाद एक के बाद एक, अपने को मैन्युअली नहीं करना। हम लोग मैन्युअली नहीं लिखना चाहते, है ना, हम लोग क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिक हो। तो कल हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था जिसका नाम क्या था, सेट इंटरवल, है ना। तो हम लोग ये सारा कोड एक फंक्शन में लिखेंगे। कैसे, पहले हम फंक्शन बनाएंगे स्लाइडर लाइक दिस, और स्लाइडर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, I1 का 0 डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ठीक है। अब ये स्लाइडर खुद से कॉल होगा नहीं, हमको इसे कॉल कराना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे कॉल कराएंगे, सेट इंटरवल, पहले फंक्शन का नाम स्लाइडर राउंड ब्रैकेट, और कितने सेकंड में कॉल करना है, सपोज 2 सेकंड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो 2000 का मतलब है 2 सेकेंड्स। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश करता हूँ, देखा इमेज आ रही है 3 सेकेंड, और आपको ये कोड दिखेगा अभी अप्लाई होते हुए। अगर आपको ये चीज़ देखना है तो यहाँ पे जाना, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो सभी पे डिस्प्ले नन है, ये देखो डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई हो। जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक अप्लाई हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला, इसको आपको ये स्लाइडर नाम के फंक्शन को कॉल करना है। कब कॉल करना है, बराबर 3 सेकेंड में। तो 3 सेकेंड में क्या होगा, यहाँ से ये स्लाइडर वाला फंक्शन आपका कॉल होगा, ये वाला। और जैसे ही कॉल होगा तो 0 पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उस पर हम क्या लगा देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। बट ये हमको सब पे लगाना है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, सभी पे, ठीक है। तो इसके लिए ये जो 0 की वैल्यू है ना, ये हमेशा चेंज होनी चाहिए। जितने बार ये फंक्शन कॉल होगा उतने बार ये 0 की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है काउंट। काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो काउंट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या है, 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखते हैं क्या हमारी सारी इमेजेस हर 3 सेकंड में डिस्प्ले होती है क्या, ठीक है। रिफ्रेश,
पहली इमेज आई, ठीक है, देखो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक भी लगा। ओ सॉरी, सब तो बराबर लिख दिए, यहाँ पे काउंट भी तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि वेरिएबल से वो पोजीशन ले। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो पहले को डिस्प्ले ब्लॉक लग गया, दूसरे को भी डिस्प्ले ब्लॉक लग गया, तीसरे को भी डिस्प्ले ब्लॉक लग गया और चौथे को भी डिस्प्ले ब्लॉक लग गया। दिख रहा है, हर 3 सेकंड में एक एक इमेज क्या हो रही है, डिस्प्ले ब्लॉक। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बट देखो इशू क्या हो रहा है ना, जब इसको डिस्प्ले ब्लॉक लग रहा है तो बाकी तो हाइड रहती है, जब दूसरे वाले को डिस्प्ले ब्लॉक लग रहा है तो ऊपर वाली डिस्प्ले ब्लॉक ही रहती है, वो डिस्प्ले नन नहीं होती है ना। और यहाँ पे एक इशू भी है, हमारा जो काउंटर है ना, वो काउंटर 1 से बढ़ते बढ़ते 4 के ऊपर भी जा रहा है, तो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वो इशू रिजॉल्व कर देते हैं। इफ़ काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, ठीक है, तो काउंट फिर से सेट हो जाए 0। ठीक है, तो एक सिंगल स्टेटमेंट है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे करली ब्रेसेस देते हैं हम लोग, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अगर आप एक सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हो तो करली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने काउंट की वैल्यू को फिर से 0 सेट कर दिया, तो पहले ये 0 के लिए चलेगा, फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। जैसे ही 4 होगी फिर से ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका ये जो कंसोल का एरर है वो नहीं आएगा। देखो पहले को ब्लॉक लगा, दूसरे को ब्लॉक लगा, तीसरे को ब्लॉक लगा, चौथे को ब्लॉक लगा, और कंसोल में देखते हैं अभी कुछ एरर नहीं दिया, दिख रहा है जैसे पहले दे रहा था। तो ऑल गुड, ठीक है, ऑल गुड। अब हम लोग यहाँ से जो सभी पे डिस्प्ले एक एक करके ब्लॉक अप्लाई हो रहा है, तो हमको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि बाकी जो इमेजेस है उसको डिस्प्ले नन भी करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लूप। ये लूप का काम क्या होगा, ये लूप हमारा j लेस देन कितने एलिमेंट है, 4, ठीक है, j प्लस प्लस, और हम लोग सेम लाइन कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे नन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 4 इमेजेस है तो हमने 4 लिखा। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे एग्जीक्यूशन होता है। रिफ्रेश, देखो यहाँ पे देखना ब्लॉक है, अरे कुछ मिस्टेक हो गया, जस्ट अ मिनट, जे की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे जे चाहिए, बस। अभी देखो यहाँ पे सब पे डिस्प्ले नन है। दिख रहा है सभी पे नन अप्लाई है, सिर्फ जिसको डिस्प्ले कर रहे हैं हम लोग, जिसको ब्लॉक लगा रहे हैं, सिर्फ वही इमेज डिस्प्ले हो रही है। देखो अभी जैसे नीचे इमेजेस आ रही थी वैसे नहीं आ रही है प्रॉपर। देखो एक के अंदर एक, तो बराबर हर 3-3 सेकंड में आपकी इमेज चेंज होती जा रही है। तो ये बन गया हमारा कस्टम स्लाइडर। दिख रहा है,
तो एक और बार मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाया है कस्टम स्लाइडर। पहले हम लोगों ने क्या किया, एक कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर क्यों लिया, ताकि हम सारी इमेजेस को उस कंटेनर पे डाल पाए, है ना, ताकि हमारा CSS अप्लाई करना इजी हो जाए। तो हमने पहले कंटेनर लिया, कंटेनर की एक हाइट और विड्थ सेट कर दी, ठीक है, हाइट 300, विड्थ 100%, बैकग्राउंड रेड। फिर उसके अंदर जो इमेजेस है उनकी हाइट और विड्थ भी एकदम सेम कर दी। बट इनिशियली हमने क्या किया, सारी इमेजेस को डिस्प्ले नन कर दिया। डिस्प्ले नन करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अगर मेरा स्लाइडर है तो इनिशियली मैं नहीं चाहता कि कोई भी इमेज डिस्प्ले हो, इसलिए मैंने सारी इमेजेस को क्या कर दिया, नन कर दिया। तो नन क्या करता है, इमेजेस को हाइड कर देता है पेज से, ठीक है। तो इमेजेस को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। फिर हम लोग नीचे आए, हमने यहाँ से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट किया। पहले हम लोगों ने क्या किया, सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया, ये सारी इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के लिए हमने कौन सा सिलेक्टर यूज़ किया, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम क्या है आपका, इमेज img। तो सारे एलिमेंट्स किस में चले गए, i1 नाम के वेरिएबल में। फिर हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया। ये काउंट वेरिएबल हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास में 4 इमेज है, तो पहले हमको इसको डिस्प्ले करवाना है, फिर इसको डिस्प्ले करवाना है, फिर इसको डिस्प्ले करवाना है, फिर इसको डिस्प्ले करवाना है ना। तो एक एक करके सारी इमेजेस को अपने को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो ये काउंट क्या कर रहा है, पहले 0 नंबर को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू 1 होगी यहाँ से, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। फिर जैसे ही वैल्यू 3 के ऊपर चली जाती है तो फिर से काउंट की वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ताकि फिर से मैं 0 नंबर वाली इमेज को डिस्प्ले कर पाऊँ, ठीक है। और ये वाला जो फॉर लूप हमने दिया, ये हमने क्यों दिया है, सारी इमेजेस को पहले हम लोग डिस्प्ले नन अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ब्लॉक लगाएंगे तो हर एक इमेज को ना डिस्प्ले ब्लॉक लगते जाएगा, तो एक साथ सारी इमेजेस डिस्प्ले होगी। बट हम लोग वैसा नहीं चाहते, है ना। हम लोग क्या चाहते हैं कि एक एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो, है ना। गॉट इट। अब यहाँ पे ना एक ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है पता है, मैंने यहाँ पे जो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखा हो ना, तो अगर कोई इमेज इस कंटेनर के बाहर है यहाँ पे, तो कंसोल में देखो पहले कितना सिलेक्ट होते, 4। मैं जैसे ही रिफ्रेश करता देखो कितने सिलेक्ट हो गया, 5 दिख रहा है। तो देखो आपका जो इमेज का स्लाइडर है ना कैसे चल रहा है, पहले ऊपर इमेज आ रही है, फिर अंदर इमेज नीचे चला गया। तो ऐसी गड़बड़ की हो गई, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय टैग नेम क्या बोलता है, इस बॉडी के अंदर में, ठीक है, जितने भी इमेजेस है सबको सिलेक्ट करो। बट ये वाली जो इमेज है ना ये आपके ड्यू के बाहर है, जो कि हमको सिलेक्ट नहीं करवानी थी, बट क्या हो गया, वो सिलेक्ट हो रही है। तो ये हमारे इस गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का ड्रॉबैक है। भले ही हमारा कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहा है, बट जब हम लोग कोड बड़ा लिखेंगे, मल्टीपल इमेजेस यूज़ करेंगे, तो ये बाहर वाली जो इमेजेस है ना वो भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम लोग दे देंगे एक क्लास, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, ये क्लास यहाँ पे यूज़ करते हैं और यहाँ पे टैग नेम की जगह लिख देते हैं क्लास नेम। देखो अभी हमारे पास में कितनी इमेजेस है, 5, इसको पकड़ के। बट आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ प्रॉपर उसने कितनी सेलेक्ट किया, फर्स्ट स्लाइडर 4 ही सेलेक्ट किया। क्यों, क्योंकि हमने उसको बोला है स्पेसिफिक कि आपको ये पर्टिकुलर क्लास वाली इमेजेस को सिलेक्ट करना है, जिसको ये क्लास दिया हुआ है। समझे।
तो इसीलिए हम लोग टैग नेम ना यूज़ करके क्या यूज़ करेंगे, क्लास नेम, या फिर आप क्वेरी सिलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो। गॉट इट। इतने कोड में किसी को कोई चीज़ नहीं समझी है, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ, सर जो फंक्शन के अंदर जो कंडीशन लिखी है ना सर, वो वर्क कैसे करेंगे सर, एक बार एक्सप्लेन करिए ना। जैसे इफ से लेके एंड तक जैसे काउंट हो रहा है, जी, वो जैसे कि बीच में फॉर लूप जैसे आपने लगाया है, तो वो कैसे वर्क कर रहा है? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले इफ वर्क करेगा, उसके बाद फिर फॉर, उसके बाद फिर जो काउंट की कंडीशन है जी, प्लस प्लस, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए हाँ। ना। देखो, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होगा, 4 इमेजेस सिलेक्ट होगी। यहाँ पे वो नीचे के 4 इमेजेस प्रिंट करता है, काउंट की वैल्यू 0 है। कंपाइलर ये फंक्शन को रीड करेगा, नीचे आएगा, ये सेट इंटरवल क्या करेगा, यहाँ से इसको कॉल करेगा स्लाइडर। अब इनिशियली काउंट की वैल्यू है 0, 0 ग्रेटर देन 3 होता है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम लोग अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखा है जे की वैल्यू 0, जे लेस देन 4, जे प्लस प्लस, तो I1 ऑफ 0, तो I1 ऑफ 0 का मतलब क्या है, ये पहली वाली इमेज, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय जो हमने लिखा है क्लास नेम, ये क्लास नेम क्या करेगा हमारे लिए, ये 4 इमेजेस सेलेक्ट कर देगा। तो ये आपकी 0 इमेज हो गई, ये 1 इमेज हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। ठीक है, तो पहले हमने क्या बोला, इस फॉर लूप का यूज़ करके हम लोग सारी इमेज को डिस्प्ले नन लगा देंगे। पहले सभी को डिस्प्ले नन लगा दें। ठीक है, फिर हम लोग अंदर आए, अब काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0, तो यहाँ पे आप काउंट 0 बोलो, I1 ऑफ 0 स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक, तो I1 ऑफ 0 का मतलब कौन सी, पहली इमेज, इसको हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे ही इसको डिस्प्ले ब्लॉक लगेगा तो ये इमेज आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं ये देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनिशियली आपको यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, बट ये ब्लॉक कैसे अप्लाई हो रहा है, पहले डिस्प्ले नन अप्लाई हो रहा है और उसके बाद ये ब्लॉक अप्लाई हो रहा है, तो वो एग्जीक्यूशन इतना फास्ट चल रहा है कि अपने को लग रहा है कि डायरेक्टली डिस्प्ले ब्लॉक ही लगा था इमेज को, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 0 नंबर की इमेज को क्या हुआ, डिस्प्ले ब्लॉक दिया गया इसको, फिर से सेट इंटरवल क्या करेगा, फिर से 3 सेकंड में कॉल करेगा इसको, बट अब जब वो 3 सेकंड में कॉल करेगा तो कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। जैसे नीचे काउंट की वैल्यू 0, ये 0 थी, काउंट प्लस प्लस लिख के तो 1 हो गई। यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएंगे, अब काउंट की वैल्यू क्या है, 1 ग्रेटर देन 3, काउंट अगेन कंडीशन फॉल्स, फिर से फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप क्या करेगा, अगेन सारी इमेजेस को डिस्प्ले नन अप्लाई कर देगा। ठीक है, फिर हम आएंगे, काउंट की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 है, तो ये वाला जो डिस्प्ले नन है आपका, ये हो जाएगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो जब ये डिस्प्ले ब्लॉक होगा तो आपके सेकंड नंबर की इमेज व्यू हो जाएगी। फिर नीचे आएगा, फिर काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ये एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, फिर से सेट इंटरवल कॉल करेगा। अब जब सेट इंटरवल कॉल करेगा तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ग्रेटर देन 3, अगेन कंडीशन फॉल्स, तो फिर ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला ब्लॉक हो जाएगा और बाकी नन हो जाएंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पे आपकी काउंट की वैल्यू क्या होगी, 4, तो 4
ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू, तो काउंट की वैल्यू रीसेट हो जाएगी 0 पे। फिर हम लोग आएंगे, फिर सभी को डिस्प्ले नन अप्लाई होगा। फिर जैसे ही नीचे आएंगे काउंट की वैल्यू क्या है 0, तो 0 को क्या करना है ब्लॉक करना है, तो ये हो जाएगा ब्लॉक। और फिर काउंट से वैल्यू हो जाएगी 1, तो फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा 0 से 3 तक की। इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। ओके सर। तो जितने भी आप लोग स्लाइडर देखते हो ना वेब पेज में, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। फिर कुछ वहाँ पे एड ऑन फंक्शनलिटीज़ होती है कि लेफ़्ट राइट एरो दिया जाता है कि हम लोग स्विच कर पाए इमेज को, है ना। तो वो और थोड़े से एडवांस लेवल पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक बताया, बट जो तरीका होता है स्लाइडर के रन होने का वो सेम यही तरीका होता है। और किसी को कुछ डाउट है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वहाँ पर नीचे सेट इंटरवल 3 मिली सेकेंड्स का देकर है। 3 सेकेंड एक्चुअली 3000 मिली सेकेंड होता है। हाँ। जब हम लोग 3000 लिखते हैं तो इसका मतलब है 3000 मिली सेकेंड है, मतलब 3 सेकेंड। ओके सर। तो सर मतलब जो चारों इमेजेस का डिस्प्ले होने का टाइम होगा वो 3 उसका। सेकेंड का होगा इंटरवल। ओके 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 सर। पहली इमेज डिस्प्ले होगी, फिर 3 सेकेंड के बाद दूसरी इमेज डिस्प्ले होगी। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको इसको 1000 कर दूँ तो 1000 का मतलब हो जाएगा 1 सेकेंड। और जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये एक इमेज आई, दूसरी इमेज। तो जैसे जैसे एक एक सेकेंड चेंज होते जा रहा है, इमेज की स्पीड बढ़ गई चेंज होने की। तो 1000 मतलब मिली सेकेंड है। ठीक है, सो इतना क्लियर है? हाँ सर। ओके। अगर अभी भी किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे जावास्क्रिप्ट फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वो हमने एनिमेशन वाइज पढ़ा था। अभी यहाँ से हम लोग जो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वो फॉर्म के साथ में पढ़ेंगे, जो अपने को रिएक्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इनपुट से डेटा कैसे फेच करना, है ना, और फॉर्म के ऊपर किस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो अभी एक चीज़ अपने को अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग जब भी फॉर्म बनाते हैं HTML में, तो हम लोग ना ये फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट ये फॉर्म टैग का यूज़ कब किया जाता है? जब हम लोग PHP लैंग्वेज में बना रहे हो, पाइथन में बना रहे हो, जब मेरे को ये फॉर्म सबमिट कराना है। ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे हमको डेटा सबमिट करना है या सेम पेज पे डेटा सबमिट करना है। तो अभी हम लोग ना सर्वर साइड कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ क्लाइंट साइड यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम लोग क्लाइंट साइड यूज़ करते हैं तो अपने को ना फॉर्म टैग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डायरेक्टली इनपुट भी दिया तो भी चलता है। सी, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जावास्क्रिप्ट फॉर्म बोला, यहाँ मैंने एक इनपुट बनाया। ठीक है, दिस इनपुट, करेक्ट। तो इस इनपुट को मैंने एक पैराग्राफ में लिखा हूँ, और यहाँ पे अगर ये क्या है, आपका टेक्स्ट बॉक्स है, आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हो, या स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मेरा यूज़र अगर इस इनपुट में कुछ लिख रहा है तो मुझे वो सेम चीज़ नीचे भी लिख के चाहिए। कहाँ पे लिख के चाहिए? तो हम एक और पैराग्राफ बनाएंगे। इस पैराग्राफ को हम लोग एक आईडी दे देंगे, ओपी। ओपी का मतलब है आउटपुट। तो हमने 2 आईडी का यूज़ किया।
पहली आईडी है आपकी यूज़र नेम, तो यूज़र नेम किसको पॉइंट कर रहा है? इस इनपुट को, ये आईडी। ये ओपी आईडी किसको पॉइंट कर रहा है? पैराग्राफ को, ठीक है। तो हम लोग गए स्क्रिप्ट, पहले दोनों चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वेरिएबल हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम है यूज़र नेम, ठीक है। दूसरा ओपी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ओपी, ठीक है। तो हमने दो चीज़ सिलेक्ट कर ली और कंसोल कर लेते हैं हम लोग दोनों को। ये एक टाइप का यूनिट टेस्टिंग है। जब भी आपको लगता है कि मेरे को चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड हो रही है तो आप जावास्क्रिप्ट में स्टेप बाय स्टेप कंसोल करते जाना। कंसोल करने का मतलब क्या है कि आपको ना आउटपुट मिलेगा कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ सिलेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ, मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया तो मेरे को इतना क्लियर हो गया कि मैंने दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए। तो आपको कंसोल में देखो इनपुट और पैराग्राफ विच इज़ दिस, ये दोनों चीज़ सर आपको आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन में दिख रही है। नहीं सर। नहीं सर सर अभी आप लेफ्ट हो गए थे मीटिंग से। ओह सॉरी, शायद नेट चला गया होगा बीच में। अभी दिख रही है? हाँ यस सर। हाँ, शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। या सर अब तक का आपने जो बताया वो मतलब आया नहीं हम तक। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट फॉर्म दिख रहा है? यस सर। हाँ, सर तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक इनपुट बनाया, ठीक है। इनपुट का टाइप क्या है? टेक्स्ट। तो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। और इसको हमने एक आईडी दिया यूज़र नेम, और एक दूसरा पैराग्राफ बनाया जिसको हमने आईडी दिया ओपी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी चीज़ एंटर करूँ, टाइप करूँ, तो वो सेम चीज़ मेरे को नीचे लिखी हुई आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए? इस ओपी के अंदर। तो हमने क्या किया, पहले दो आईडी सेट कर दी। एक आईडी हमने इनपुट को दे दी, एक आईडी हमने पैराग्राफ को दे दी, ठीक है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र नेम और ओपी, और दोनों को मैंने कंसोल मार दिया। तो कंसोल मारने से क्या होगा, ये देखो जो मेरे दोनों एलिमेंट्स हैं ना वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, इस जगह पे कंसोल में। तो ये एक मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक चीज़ क्लियर हो गई कि हाँ मेरे दो जो इनपुट है वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे जैसे मैं इस इनपुट में टाइप करते जाऊँगा वैसे वैसे मुझे यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले करते जाना। तो इस चीज़ के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, फंक्शन फन, ठीक है। और ये फंक्शन फन कब कॉल होना चाहिए? जब मेरा यूज़र इस इनपुट पे कोई लिखता है, कोई चीज़ लिखता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक इवेंट यूज़ करने वाले जिसका नाम है ऑन की अप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑन की अप का मतलब क्या है? ऑन की अप का मतलब है जब आप इनपुट में कोई चीज़ लिखते हो, सपोज आपने ए अल्फ़ाबेट टाइप किया और छोड़ दिया, तो जैसे ही बटन को छोड़ोगे ना उस इवेंट को बोलते हैं ऑन की अप। आप कीबोर्ड की कोई भी बटन प्रेस कर रहे हो और जैसे ही प्रेस करने के बाद उसको छोड़ रहे हो उसको बोलते हैं ऑन की अप, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करूँगा और बटन को छोड़ूंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। अब मेरे को टेस्ट करना है क्या सच में कॉल हो रहा है, तो हम लोग अगेन यहाँ पे कंसोल लिख देते हैं, टाइप, रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। तो देखो जैसे ही मैंने ए लिखा ये यहाँ पे आउटपुट है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, तो देखो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। मैं लिखता हूँ सी, तो देखो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, दिख रहा है। मतलब ये फंक्शन हमारा प्रॉपर कॉल हो रहा है। कब कॉल हो रहा है? जब हम लोग इस इनपुट में कोई चीज़ टाइप करके छोड़ रहे हैं, समझे। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर की जो वैल्यू है इसे फेच करना है और नीचे डिस्प्ले करवाना है। तो अब हम कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है यूज़र, ठीक है। तो यूज़र मतलब क्या था, हमारा इनपुट है जो हमने यूज़र नेम वाले आईडी से सिलेक्ट किया।
तो हम लोग को क्या करना है, यूज़र के अंदर का डेटा डिस्प्ले करना है, जो हमको मिलेगा यूज़र डॉट वैल्यू से। क्या हो गया? और सर आपने जो अभी टाइप डी लिखा था, हाँ। टाइप वो क्या था सर? आपने तो वेरिएबल भी नहीं लिया, तो वो कैसे कॉल हो रहा था टाइप डी? ये जो हमने यहाँ पे ऑन की अब इवेंट लगाया है ना, हाँ तो सर। जब मैं इस इनपुट में कोई भी चीज़ टाइप करूँगा, जैसे ए टाइप करूँगा, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब मैं इस इनपुट में कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ तो वो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो जैसे जैसे मैं कोई अल्फ़ाबेट पुट करते जाता हूँ, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे गया, रिफ्रेश करता हूँ, मैं ए लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे ए आया 25 नंबर से। मैं जैसे यहाँ पे बी लिखता हूँ तो ए और बी दोनों आए। मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ तो यहाँ पे ए बी सी तीनों आए। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना ऑन की अप इवेंट लगाया। तो ऑन की अप क्या बोलता है, जब आप कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हो और जैसे ही बटन को आप छोड़ दोगे, ठीक है, जैसे आप बटन को छोड़ दोगे, करेक्ट, तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। तो हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे यूज़र डॉट वैल्यू करके जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है फंक्शन। ये वैल्यू क्या करता है, इस इनपुट की वैल्यू को फेच करता है। और कैसे हमने इस इनपुट को सिलेक्ट किया, इस लाइन से, लाइन नंबर 17 से, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़र नेम, और यहाँ पे क्या है आपका यूज़र। गॉट इट? यस सर। ठीक है। अभी जो डेटा हमने सिलेक्ट किया वही डेटा हमको नीचे डिस्प्ले कराना है। कहाँ डिस्प्ले कराना है, इस पैराग्राफ में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे op डॉट inner html इक्वल्स टू, ये आपका यूज़र डॉट वैल्यू। रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम यूज़र। और ये चीज़ अगर आपको डायनामिक देखना भी है तो आप एलिमेंट में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे मैं इसको जैसे ही यहाँ से दिख रहा है, तो जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही सेम चीज़ नीचे प्रिंट हो रही है। बट कहाँ प्रिंट हो रही है, इनसाइड पैराग्राफ, समझे? तो ये आपको एक कंसोल में भी दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको कंसोल भी करके रखा है। तो जो भी चीज़ मैं इस इनपुट में डालूंगा तो ये ऑन की अप फंक्शन क्या करेगा, जैसे जैसे मैं बटन प्रेस करते जाऊंगा और छोड़ते जाऊंगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, जो यूज़र है, यूज़र मतलब अगेन अपना इनपुट, उसके अंदर की वैल्यू को फेच करेगा। और हम लोग वो फेच करके किसको असाइन कर रहे हैं, इनर HTML। इनर HTML का मतलब क्या होता है, सिंपल, ये आपका जो ओपनिंग टैग है और जो क्लोजिंग टैग है उसके अंदर डेटा पुट करना। आप चाहो तो यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट भी लिख सकते हो, एंटर समथिंग लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एंटर समथिंग लिखा हुआ मिलेगा। और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ तो वो ओवरराइट हो जाएगा। समझे? तो ऑन की अप इवेंट, जिससे ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा है। फिर यूज़र डॉट वैल्यू जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यूज़र डॉट वैल्यू मतलब इस इनपुट के अंदर का जो भी वैल्यू है वो किसको असाइन करना है, ओपी मतलब आपका एक पैराग्राफ है, इसके अंदर अपने को जो भी यूज़र ने वैल्यू डाला है वो पुट कर देना है ना। तो अभी ये कंसोल की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो बीच में ही कंसोल क्यों लगा के रखा था अभी आपने? वो इसके लिए लगा के रखा था, ये दो चीज़ें ना वहाँ से प्रिंट हो रही थी, तो उससे अपने को ये समझ में आ रहा था कि ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपन ने लिखा है, ठीक है, इसके थ्रू ये पर्टिकुलर एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ओके सर। अच्छा वो कंसोल में दिखाने हाँ। के लिए
पता चलने के लिए। जी। ठीक है, इतना क्लियर है? यस। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे OP इक्वल्स टू inner डॉट HTML लिखा है तो वैसे ही अपन लिखेंगे। हम लोग यहाँ पे ना कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं, यू हैव एंटर्ड, और ऐसे कॉन्केटिनेशन। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे है एंटर समथिंग। अब मैं जब यहाँ पे कोई चीज़ एंटर करने जाऊँगा तो ये देखो, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टैटिक डाल दिया। चीज़ें चेंज कहाँ पे हो रही, यहाँ पे। दिख रहा है? क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये स्ट्रिंग है और ये आपका वेरिएबल है, दोनों को क्या कर दिया, प्लस का यूज़ करके कॉन्केटिनेट कर दिया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ, और यहाँ पे आगे एक डॉट करके आपको लेंथ लगा देना है। ठीक है, तो अब ये लेंथ क्या करता है, आप जितना यहाँ पे राइट करोगे, जितने अल्फ़ाबेट राइट करोगे उसका लेंथ प्रिंट करेगा। यहाँ पे गए, तो टोटल मैंने 10 अल्फ़ाबेट प्रिंट किए। दिख रहा है? वो स्पेस को भी कंसिडर कर रहा है, ये जो स्पेस है इसको भी वो एक कैरेक्टर कंसिडर करेगा। ठीक है, ए लिखता हूँ, बी, गॉट इट? तो यहीं पे अगर आप आगे डॉट लेंथ लगाते हो तो क्या होगा, वो उसका लेंथ प्रिंट करेगा। लाइक दिस। तो ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया, ये जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी इनबिल्ट है ना? तो हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का ही क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी हम लोग इसमें कुछ फंक्शंस का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग के कुछ आपको फंक्शंस बताए थे। ठीक है, कैर एट, कैर कोड एट टू लोअर केस, compare from char code slice, फिर आपका स्लाइस एक हो गया, स्लाइस में कटिंग हो जाएगा, फिर अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया। ठीक है,
तो इतने स्ट्रिंग के फंक्शंस है जो अपने को रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक मैं आपको मैंने देखो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ना एक चिट शीट भेजी है, तो हमको क्या करना है, वो चिट शीट को ना सारे फंक्शंस जितने दिए हुए हैं वो सारे फंक्शंस आपको एक एक करके रन करके देखना, ठीक है। मैंने अभी देखो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का एक चिट शीट डाला, तो उसमें ना प्रॉपरली दिया हुआ है नंबर से रिलेटेड कौन से है। तो उसमें आप एक स्ट्रिंग वाले देखो, अभी बाकी वाला आप छोड़ सकते हो। जो स्ट्रिंग वाला पोर्शन है उसमें कैरेट, कैर कोड, ऐड फ्रॉम कैर कोड, कॉनकैट, स्टार्ट विथ, एंड विथ, इंक्लूड्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो ये सारे आपको ना रन करके देखना है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई करो, ठीक है, और एग्जीक्यूट करके देखो एक एक को। फिर हम लोग इसी का यूज़ करके अब छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेटर बना के देखेंगे, जो हमारे एंड पे रहेगा, मतलब जो फ्रंट एंड में रहेगा कैलकुलेटर, ठीक है। तो सेम इतनी चीज़ यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। तो कैलकुलेटर के लिए मैं एक छोटा सा एडिशन का बता देता हूँ, है ना। कैलकुलेटर अपन बताएंगे आगे, पर पहले हम एक नॉर्मल एडिशन करके देख लेते हैं। जैसे इनपुट दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं num1, ऑन की अब नहीं देंगे हम लोग, ठीक है। इसी के अंदर मैं दो इनपुट बनाता हूँ, num1 num2। तो ये देखो हमारे पास में दो इनपुट है, num1 और num2। मैं ऐसे यहाँ पे दो नंबर डालता हूँ और इस जगह पे हम लोग एक बटन क्रिएट करते हैं, ऐड, ठीक है। ये बटन है ऐड का। जब मैं इस ऐड की बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे आपका आउटपुट आना चाहिए कि एडिशन इज 20, लाइक दिस, है ना। इसको चेंज कर देते हैं, एंटर नंबर कर देते हैं। सेम गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहले num1 को सिलेक्ट करेंगे, इसको n1, इसको बोलते हैं n2। तो पहले हमने क्या किया, दोनों इनपुट को सिलेक्ट कर लिया, ये दोनों यहाँ पे, ठीक है। फिर ये OP जो डिफ़ॉल्ट था, और ये फंक्शन। अब ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, जब मैं इस ऐड की बटन पे क्लिक करूँ। तो हम लोग इस बटन पे देंगे ऑन क्लिक फन, ठीक है। तो अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, n1 डॉट वैल्यू c इक्वल्स टू n1 डॉट देखो हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड करके कोड लिख दिया। पहले हमने क्या किया, n1 मतलब पहले वाला नंबर, n2 मतलब दूसरा वाला। तो n1 की वैल्यू प्लस n2 की वैल्यू दोनों को सम कर रहे, सम करके कहाँ पे स्टोर कर रहे, c नाम के वेरिएबल में। और फिर यहाँ पे हम लोग आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं सम इज c। तो देखो अभी एक एरर आएगा, 10 और 10 मैं ऐड करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, सम इज 10 आ रहा है, जो कि गलत है। तो उसने एक्चुअली क्या किया पता है, जो आपका इनपुट है ना, ये इनपुट, इस इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। तो उसने क्या किया, जब मेरे यूज़र ने यहाँ पे नंबर भी डाला तो उसने क्या कर दिया, उसको एज अ टेक्स्ट लिया, नॉट एज अ नंबर, एज अ टेक्स्ट लिया। इसलिए जब मैं ऐड कर रहा था उसने कॉन्केडिनेट कर दिया, जो कॉन्केडिनेशन टेक्स्ट में होता है। तो हमको क्या करना है, हमको उसको बताना है कि आप ऐड करने के पहले इसको ना नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो उसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन है जिसका नाम है पार्स इंट। तो इंटीजर में इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो।
अब देखो, अब यहाँ पे आपका रिफ्रेश करता हूँ, देखो 10 10, और जैसे ही मैं ऐड करता हूँ देखो सम इज़ 20। फिर यहाँ पे गया नंबर चेंज 40 करता हूँ, सम इज़ 50। यहाँ पे गया 70 करता हूँ, मेरा। तो ये हमने नॉर्मल एडिशन का कोड बना दिया, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो हमने इनपुट क्रिएट किए, ये ऊपर वाले, ये दोनों, ठीक है, दोनों इनपुट क्रिएट किया। इनपुट क्रिएट करने के बाद में हमने क्या किया, एक बटन क्रिएट किया। बटन क्यों क्रिएट किया, ताकि ये फंक्शन को हम लोग कॉल करें। ये फंक्शन को हमें कॉल कब करना है, जब हम लोग इस ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो आपका पैराग्राफ है, ठीक है, ये पैराग्राफ में पैराग्राफ आईडी इक्वल्स टू, ये ओपी हमने दिया है तो ओपी को यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो ओपी के इनर एचटीएमएल में हम लोग क्या डाल रहे हैं, सम इज़, जो भी ये टोटल कैलकुलेट होगा वो टोटल। तो पार्सेंट क्या करता है, पार्सेंट कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को इंटीजर में, है ना, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बॉक्स है। जब आप इससे इनपुट लोगे तो 47 को एज अ नंबर नहीं कंसिडर करेगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। तो अब आपका काम है, जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन के लिए एक फंक्शन बनाया, आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये पूरा कंप्लीट बनाना है। Got it? एक्सक्यूज मी सर, वो एक बार नंबर्स रन करके दिखाइए ना। ठीक है, यही पूछ रहे थे ना, यहाँ पे नंबर डाल के बताओ करके। हाँ सर। हाँ, सर वो बिना ऐड का मतलब बटन प्रेस किए भी हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, नंबर एंटर करता हूँ, फिर ऐड पे क्लिक करता हूँ। ओके सर। वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा कि बिना ऐड के बटन बना है कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके सर। सर हाँ। सर अभी आपने जो कैलकुलेटर वाला टास्क दिया है, तो सर हमें हर एक जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके लिए अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे जी, ना। तो सर फिर वो एक ही बटन में कैसे कॉल करेंगे? एक नहीं, बटन भी आपको मल्टीपल बनाना है, मल्टीपल बनाने हाँ। है ना। ओके ठीक है सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।